नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, संजय सेठ, बीडी राम, विद्युत वर्ण महतो सहित सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव किए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल तक किया। वहीं बैरिकेडिंग तोड़ने पर लाठीचार्ज भी की, जिसमें कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है। आप देखें और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज विधानसभा मार्च निकाला गया था बीजेपी की तरफ से, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको उसी जगह की दिखा रहे हैं जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। यहीं पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि विधानसभा तक नहीं पहुंच सके बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता। लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी पुलिस ने फिर लाठीचार्ज भी किया और इस लाठीचार्ज में कई सारे नेताओं को चोट भी लगी है। आपको बता दें कि नमाज के लिए जो कमरा अलॉट किया गया है उसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी का है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिसको लेकर अरगोड़ा मैदान से ये मार्च शुरू हुआ था। विधानसभा तक पहुंचना था, सदन का घेराव करना था, लेकिन सदन के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका, और जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया। वहीं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी महिला कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद थी उन्हें भी चोट लगी है, और जो कार्यकर्ता लोग वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो कई लोगों को गंभीर चोटें भी लगी हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कैसे धक्का मुक्की करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस निश्चित तौर पर बर्बर सरकार है, तानाशाह सरकार है और लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार है। जिस प्रकार से लाठीचार्ज महिलाओं के साथ घसीट कर मारने का काम किया गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता के साथ लाठीचार्ज की गई। ये सरकार लाठी के बल पर शासन चलाना चाहती है और लोकतंत्र में लाठी तंत्र नहीं चलता है। ये सरकार जनता के बीच में लोकप्रिय हो गई। ये तुष्टीकरण की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलता। आप सब लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना ही चाहते थे कि विधानसभा हम लोग जाएंगे और अध्यक्ष से हम सब लोग निवेदन करेंगे कि लोकतंत्र के मंदिर में संविधान के विरोध अगर कोई काम होता है तो उसको सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष कोई मजहबी राज्य नहीं है, ये भारत के संविधान के हिसाब से चलती है। इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में कोई नमाज पढ़ने के लिए कमरा को आवंटित करना ये अलोकतांत्रिक कदम है, संविधान के विरुद्ध है। और इसलिए हम लोग इतना ही मांग करने के लिए जा रहे थे कि भाई आप उस निर्णय को वापस लीजिए, ताकि लोकतंत्र की मंदिर और लोकतंत्र की मंदिर ही रहने दीजिए। आज आपने देखा किस प्रकार से लाठी चलाई, महिलाओं को लाठी से मारा, और निहत्थे सारे लोग थे, किसी के पास कोई डंडा और पत्थर नहीं था। और उसके बाद हम लोगों को भी मारने की उन्होंने कोशिश किया, और जिस प्रकार से लाठी से उन्होंने मारने की कोशिश की, अगर पुलिस हमारे पास नहीं होती, सीआरपीएफ की सुरक्षा नहीं होती, तो मुझे लगता है कि शायद ही आज हम लोग सब लोग बच पाते। जो बर्बरतापूर्ण चेहरा दिखा इस झारखंड की सरकार का, वैसे इनकी नियत रही है लोकतंत्र को शर्मसार करना, लोकतंत्र पे प्रहार करना, ये सरकार की नीति रह रही है। हम तो पूछने आए सवाल ना, आप तो स्पष्ट गवाह हो कि 12 किलोमीटर से धूप में, कड़ी धूप में पैदल हजारों कार्यकर्ता, लगभग 25,000 कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से चले आ रहे थे। ये अधिकार तो लोकतंत्र में संविधान ने दिया है ना, तो आप लाठीचार्ज करोगे, महिलाओं पे पीटोगे, कार्यकर्ताओं को पीटोगे जो हम अनुशासित रूप में आ रहे हैं, तो एक एक लाठी का हिसाब देना होगा इसी लोकतंत्र के मंदिर में। आप लोकतंत्र जो कहते हैं भारतीय संसद और विधानसभा एक मंदिर होता है, मंदिर को आप धर्म के आधार पर बांट दोगे। तुष्टीकरण की नीति कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछे कि 1 साल के अंदर 5 लाख नौकरी दी कि नहीं दी, क्यों नहीं कुर्सी छोड़ दी, हम यही सवाल पूछने आए हैं।
5,000 रुपए एकड़ किसानों को मिलता था, क्यों बंद कर दिया? सवाल पूछने आए हैं। 1 रुपए में रजिस्ट्री होती थी, सवाल पूछने आए हैं। शराब का क्या खेल चल रहा है, सवाल पूछने आए हैं। अब ये कोयला का क्या खेल चल रहा है, सवाल पूछने आए हैं। बालू का क्या खेल चल रहा है, सवाल पूछने आए हैं। गिट्टी का क्या खेल चल रहा है, सवाल पूछने आए। जवाब दो, अन्यथा भाजपा के हजारों कार्यकर्ता यहीं बैठेंगे, हम सवाल का जवाब लेके जाएंगे। पुरुष कर्मी घुस के कपड़ा खींचे हैं, बाल नोचे हैं, पीछे से पीठ में पैर में मारे हैं। ये हम लोग सारे धर्म के लिए हम लोग मांग करने आए थे कि सारे धर्म के लिए आप कक्ष की व्यवस्था करो, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करो। लेकिन ये निकम्मी हेमंत सरकार गरीबों को, छात्रों का सिर्फ लाठीचार्ज करती है। और अब हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आर पार की लड़ाई की शुरुआत कर दी है, हम लड़ेंगे आगे। इधर विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी का मार्च जनसभा में तब्दील हो गया, जिसमें मंच पर रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, संजय सेठ, बीडी राम, सुदर्शन भगत और पीएन सिंह मौजूद रहे और इनके साथ कई बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे। जेएमएम विधायक सदन में सीएनटी एसपीटी जमीन के हस्तांतरण का मुद्दा उठाए। आदिवासी मूलवासी की जमीन के गलत तरीके से ट्रांसफर के साथ ही अधिकारियों पर गलत जवाब देने का भी उन्होंने आरोप लगाया। विधायक के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से हो रहे जमीन हस्तांतरण की उन्हें भी जानकारी है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए विधानसभा की जांच कमेटी बनाने की घोषणा की है। के चलते आज झारखंड में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के चलते आज झारखंड में आदिवासी मूलवासियों की जमीन बची हुई है। अभी महोदय मूली गाजर के तरह यहाँ जमीन बिक रहा है, हस्तांतरित हो रहा है। और ये जवाब, ये प्रश्न का उत्तर कौन बनाया? ये प्रश्न का उत्तर कौन बनाया? जमीन हस्तांतरण करने के कई प्रावधान भी है अध्यक्ष महोदय, लेकिन प्रावधान के विरुद्ध भी कई लोगों ने जमीन हस्तांतरण किए हैं, कब्जा किए हैं, इलीगल तरीके से घर बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे जमीनों का अधिग्रहण हुआ है अध्यक्ष महोदय जिसका कोई दस्तावेज भी नहीं है, लेकिन लोग उसमें काबिज हैं। और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय ये बेहतर होगा, राज्य सरकार भी इसके पीछे काफी गंभीर है और हम भी चाहते हैं कि इसका बहुत सही तरीके से आकलन होना चाहिए। तो मुझे लगता है विधानसभा की समिति इसकी बना देनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के विधायक वेल में पहुंच गए। वे इस विधायक सीपी सिंह से माफी की मांग कर रहे थे। कांग्रेस विधायकों को जेएमएम के विधायकों का भी साथ मिला और सत्ता पक्ष के विधायकों ने सीपी सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिस पर सीपी सिंह ने कहा कि वे छुई मुई नहीं है और युवा आदिवासी महिला विरोधी सरकार से नहीं डरते हैं। वेल में लगातार जारी रहने से स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बार बार ये लोग अंगुली दिखा रहे हैं। चलिए आप लोग बैठिए। तो हम छुई मुई है क्या? चलिए दिखाइएगा तो हम गल जाएंगे। हम छुई मुई नहीं है, आगे बढ़े। छुई मुई नहीं ना है बाबा, हम छुई मुई है का? माननीय अध्यक्ष, चाहे आप लोग ऐसा कर रहे हैं माननीय सदस्य, चूंकि यह सत्ता पक्ष के सदस्य गरीब विरोधी सरकार है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह सरकार बेरोजगार विरोधी सरकार है, यह युवा विरोधी सरकार है, यह महिला विरोधी सरकार है, आदिवासी पिछड़ा विरोधी सरकार है, साथ ही साथ तालिबानी मानसिकता की सरकार है। माननीय सदस्य, मानसिकता के सरकार से कोई जवाब नहीं लेना चाहता हूँ। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के फैसले का जेएमएम ने स्वागत किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने इसे सरकार की दूरगामी सोच का नतीजा बताया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जमीन, पानी और माइंस
सभी हमारा है, फिर क्यों नहीं झारखंड के लोगों को नौकरी मिले। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने फैसले को लागू करने में मैकेनिज्म के अभाव पर निशाना साधा और इसे लॉलीपॉप करार दिया है। इस सरकार के सोच दूरगामी सोच का नतीजा है, तो बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। रोजगार की दिशा में, बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री का बहुत ही सकारात्मक पहल है और सभी को इसमें आगे आकर मदद करनी चाहिए। विपक्ष से भी हम अपील करेंगे, सकारात्मक मदद होनी चाहिए। जो भी निजी कंपनियां हैं यहाँ आती है और यहाँ पर माइंस हमारा, ज़मीन हमारा, सारे सुविधाएं हमारे, सारे रॉ मटेरियल हमारे, तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र के नौजवानों का हक और अधिकार बनता है। 75% आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन इन्होंने कौन सा कमेटी, कौन सा मैकेनिज्म रखा है जिसके जरिए ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि जो निजी कंपनियां हैं ये आरक्षण दें ही। हम मानते हैं कि ये सरकार जब भी अपनी किसी बड़ी असफलता में फंसती है तो इसको छिपाने के लिए, वो एजेंडा बदलने के लिए ऐसी ही घोषणा करती है और हम इसे एक छलावा मात्र मानते हैं। राजधानी रांची में पीसीआर वैन के कारनामों से पुलिस विभाग सकते में है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना पीसीआर में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी कर ही देते हैं, जिससे वर्दी की छवि दागदार हो जाती है, जबकि जिन पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया भी गया है वो ड्यूटी के काबिल ही नहीं है। ऐसे में सवाल विभाग के साथ ही पुलिस महकमे पर भी खड़े हो रहे हैं। राजधानी रांची की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले कितने मुस्तैद हैं, ये सवाल तो बाद का है, लेकिन गश्ती करने वाले जो पीसीआर वैन हाईवे और मोहल्लों में तैनात किए जाते हैं, उनमें मौजूद पुलिस वालों की करतूत ही ऐसी है कि खाकी दागदार हो रही है। मौजूदा वक्त 30 पीसीआर वैन और 15 हाईवे पेट्रोलिंग वैन तैनात किए गए हैं, लेकिन इन गश्ती दल के जवान कुछ ऐसा कर देते हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग के दावों की पोल ही खुल जाती है। तस्वीरें देखिए, कहीं पुलिस शराब के नशे में टुल्ल है तो कहीं पुलिस की हरकतों से परेशान लोग इनकी पिटाई कर रहे हैं। पीसीआर कर्मियों की रिश्वत लेने की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। ऐसी शिकायतों के सामने आने के बाद अब पीसीआर जवानों को सेल्फी भेजने का निर्देश दिया गया है ताकि ड्यूटी की सही जानकारी मिल सके। गाड़ी छोड़ के, अपने पोस्ट छोड़ के भागने का बात पहले शिकायत आते थे पीसीआर के बारे में, अब वो नहीं हो रहा है। तो हम लोग दिन में रैंडमली किसी भी पीसीआर और किसी भी हाईवे पेट्रोल को फ़ोन करके बोलते हैं कि अपना फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, सो दैट हम लोग ये इंश्योर कर सके कि सब जवान, ऑफिसर और चालक जो भी है वो अपने ड्यूटी पे ही रहे। तो रांची पीसीआर के जवानों का विवाद भी जान लीजिए। अल्बर्ट एक्का चौक पर पीसीआर 1 के जवान ने महिलाओं पर फप्तियां कसी। गुस्साए लोगों ने पीसीआर में तैनात जवान की जमकर पिटाई कर दी। रॉक गार्डन में पीसीआर 10 के जवानों ने शराब पार्टी की। रातू इलाके में पीसीआर कर्मियों ने गौ तस्करों से पैसे वसूले, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जगन्नाथपुर इलाके में भी पीसीआर जवानों की मौजूदगी में युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। जाहिर तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़े जवानों की करतूतों से महकमा सवालों के घेरे में है, लिहाजा अब थानेदारों को अपने हिसाब से एसओपी बनाने का निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही आरोपी जवानों की रेगुलर काउंसलिंग भी की जाती है। यहाँ पे और समझाता भी है, क्योंकि ये सब हम लोग एक डिपार्टमेंट लेवल से, एक पर्सनल किसी का चॉइस होता है शराब पीना, तो उसमें डिपार्टमेंट लेवल से जितना हम लोग ऐसे सीनियर, ऐसे इनका गार्डियन हम लोग समझा सकते हैं, हम लोग समझाते हैं ये बात को कि ड्यूटी के दौरान आपको शराब नहीं पीना चाहिए। वैसे पीसीआर की व्यवस्था शहर के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए की गई है, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग और काउंसलिंग सही तरीके से नहीं होने के चलते पीसीआर से जुड़े जवानों की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पर जल्द लगाम कसने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गिरिडीह के बरवाडीह पुलिस लाइन में दुर्गा मंडप के पास एक बेकाबू कार ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को ठोकर मार दी और दीवार से जा टकराई। इस घटना में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक बेकाबू कार आगे चल रहे एक बुजुर्ग को रौंद देती है और आगे जाकर एक दीवार से टकरा जाती है। इस कार की चपेट में एक और साइकिल सवार भी आ सकता था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि कार साइकिल तक पहुंचने से पहले ही दीवार से जा टकराई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार चालक ड्राइविंग सीख रहा था और उसी दौरान ये हादसा हो गया। पुलिस ने इस कार को जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये बेकाबू कार आती है और एक बुजुर्ग को रौंदते हुए आगे जाकर पोल से टकरा जाती है। हालांकि उसके आगे एक साइकिल सवार भी जा रहा होता है, ये देखिए, लेकिन गनीमत रहती है और किस्मत अच्छी साइकिल सवार की कि जो कार है साइकिल सवार तक पहुंचने से पहले ही वो दीवार से जाकर टकरा जाती है। तो तेज रफ्तार का कहर गिरिडीह में देखने को मिला है, जिसकी चपेट में एक बुजुर्ग आ गए और गंभीर हालत में जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो दुर्गा मंडप से पहले एक बलोनो गाड़ी नंबर क्या है? AD 4298 उत्तम कुमार के नाम से गाड़ी है और एक ड्राइवर चला था जिसका नाम है, ड्राइवर नहीं लड़का क्या नाम था उसका? इसका नाम अजीत नाम लिखाया है। पिताजी का नाम लिखाया है नकुल राम, इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। उसी ने गाड़ी से ठोक दिया पूरा कस के। तो क्या वहीं पे एक्सपायर हो गया? नहीं, नवजीवन लाए यहाँ पे फर्स्ट एड के दौरान 10 मिनट के अंदर ये अपने साथ आ गए। और इसी बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई है। ये बड़ी खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई है। रांची से विंध्याचल दर्शन के लिए पूरा परिवार जा रहा था, यानी कि नाव पर एक ही परिवार के सदस्य सवार थे, जिसमें 12 लोग बताए जा रहे हैं। 6 लोगों को किसी तरह से बचा लिया गया है। 3 महिलाओं और 3 बच्चों की तलाश जारी है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गंगा घाट की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं, जहां विंध्याचल थाना क्षेत्र के गंगा घाट पर एक नाव पलट गई। नाव पलटने पे 12 लोग जो हैं वो डूब गए, जिसमें 6 लोगों को तो किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन 6 लोग अभी भी गायब हैं, जिसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। सिमडेगा में प्रेमी ने नाबालिग लड़की को धोखा दिया, जिसके बाद बिन ब्याही मां को अपने बच्चे को बेचना पड़ा। मासूम नवजात को लेकर पंचायती हुई, जिसके बाद उसे दूसरे राज्य में बेचने का फैसला हुआ। आखिरकार नवजात को 20,000 रुपए में ओडिशा में किसी शख्स को बेच दिया गया। इसकी सूचना जब चाइल्ड लाइन को मिली, तब जांच में हैरान करने वाला मामला सामने आया। गांव के एक युवक ने शादी के नाम पर नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाया, लेकिन जब लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो शादी से इनकार कर दिया। पंचायती हुई तो युवक ने कहा कि वो शादी करेगा, लेकिन नवजात को नहीं रखेगा। पंचायत ने पीड़िता को युवक के घर भेजा, लेकिन युवक किसी बहाने गोवा फरार हो गया और उसके घर वालों ने पीड़िता को भी भगा दिया। वहीं लड़की के पिता भी बच्चे को नहीं रखना चाहते थे। नहीं मारता था, लेकिन वो लड़की के पास जाता था। दूसरा से लड़की के पास जाता था, इसीलिए आ गई। और इसीलिए घर वालों बोला कि नहीं, बच्चा को दे दो दूसरा कोई को। पैसा मिला था वो तुमको मिला था कि बाबा को मिला था? हमको। कितना? 20,000। 20,000। वो रखने का कोई विचार नहीं किया, इसलिए हम लोग अपना बच्चा को घर लाए। तो फिर बच्चा को क्या किए? बच्चा को अभी तो उसको जब कोई गोद लिया तो उसको हम दे दिए हैं। पैसा भी दिया वो लोग? पैसा वो शिक्षा दान से जो भी दिया है उसका। कितना दिया? लोग कह रहे हैं 20,000 रुपये मिला। हाँ, तो 20,000 दिया है। बच्चे को बेचा गया है। जब इसका जांच किया गया तो ये पाया गया कि एक 17 वर्ष की बालिका है, जो कि प्रेम प्रसंग का मामला है। लड़का का जो घर वाले हैं वो उस बच्चे को रखना नहीं चाहे और उसको थोड़ा प्रताड़ित करने लगे, तो वो लड़की वापस अपने पिता के घर आ गई। अब है कि लड़की के पिता भी उस बच्चे को और उसको रखना नहीं चाहे, जिसके कारण वो लोग किसी को बेच दिए बच्चे को। सिमडेगा में एक मां ने 2 माह के अपने नवजात शिशु को मात्र 20,000 में इसलिए बेच दिया गया क्योंकि वो गरीब है। समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा था, उसके पति उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे, और आज
वो जो बच्चा था जिसे बेच दिया गया माँ के द्वारा 20,000 में, उस बच्चे को ममता का छांव नहीं मिल सका, ममता का दूध नहीं मिल सका। आखिर उस बच्चे का क्या गुनाह जो धरती पर आया था और आज वो अनाथ के रूप में दूसरे के गोद पर पल रहा है। और बच्चे का लालन पालन के लिए माँ तरस रही है। जब आप उस माँ से मिलेंगे, उस माँ के आंसू को देखेंगे, जिला प्रशासन को चाहिए कि उस माँ को भी न्याय दे, बच्चे को माँ का ममता का छांव दे। और जो पिता है जो दूर भाग रहा है, उस पिता को भी उस माँ से मिलाए, ताकि दो परिवार जो बिगड़ रहे हो, दो परिवार भी बच सके। ऐसा कुछ उपाय जिला प्रशासन करे ताकि उस माँ का बच्चा मिल सके, बच्चा को माँ का प्यार मिल सके। यही उस माँ के लिए सबसे बड़ा जिला प्रशासन का आशीर्वाद होगा, तब जाकर सिमडेगा खुशहाल होगा। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। सिमडेगा जिले के लिए मानव तस्करी बदनुमा दाग की तरह है। आदिवासी बहुल जिले में लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर मानव तस्कर उन्हें झांसा देते हैं और फिर लड़कियों को महानगरों की चकाचौंध भरी जिंदगी का झांसा देकर बेच डालते हैं। वहां इन लड़कियों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। पिछले 1 साल में पुलिस ने 16 मामले दर्ज करते हुए 88 लड़कियों का रेस्क्यू किया। वहीं 24 मानव तस्करों को भी जेल भेज दिया है। पुलिस अब मीडिया के साथ सभी प्रभावशाली लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान में शामिल होकर इस कलंक को समाप्त करने की अपील कर रही है। तो ये सजाएं जब होंगी, पकड़े जब जाएंगे, जागरूकता अभियान चलेगा और मुझे हर तबके के लोगों का, प्रेस और मीडिया बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा, तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक इसको कम करने में हम कामयाब रहेंगे। पुलिस कामयाब होगी, जनता भी कामयाब होगी, सारे लोग कामयाब। देवघर एयरपोर्ट के पास सरकारी जमीन पर भूमाफिया की नजर है और अवैध कब्जा कर भूमाफिया यहां अवैध निर्माण भी करा रहे हैं। हैरत की बात है कि बाउंड्री वॉल निर्माण के साथ ही बिल्डिंग का काम भी काफी हद तक पूरा किया जा चुका है। इस अवैध निर्माण को लेकर कई बार नोटिस भी दी गई, लेकिन कोई हाजिर नहीं हुआ। देवघर अंचल क्षेत्र के प्लॉट नंबर 2 में आने वाला ये जमीन 11 एकड़ का है, जिसे गलत कागजात बनाकर उद्योगपतियों ने बेच दिया। एसडीओ ने अवैध निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया है। वहीं एसडीओ ने लोगों से जमीन के कागजात देखकर ही खरीदारी करने की अपील की है। जनता से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि देवघर में जो भी ज़मीन खरीदें तो उसका पहले एक बार ये संतुष्टि अपने लेवल पे कर लें, खासतौर पे जब वो सरकारी भूमि है, कि ये जेन्युइन प्रॉपर्टी है कि नहीं है। क्योंकि कई केसेस ऐसे आते हैं जिसमें लोगों के साथ धोखा हो जाता है और सरकारी भूमि को भूमाफिया लोग जो हैं वो कागज़ों को तोड़ मरोड़ के उसको फिर बेच देते हैं, तो फिर खामियाजा जो है वो एक आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।